देखिए संजय राउत बोल रहे हैं या तो राज्यों में दखलंदाजी बंद करे वरना तो इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। भाई कैसी भाषा है ये? आतंकवादियों की भाषा है। और आप देखिए गौर से, इसको कहने का तरीका संजय राउत का दूसरा रहा है, लेकिन ये वही भाषा है जो दिल्ली के जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है। ये वही भाषा है जो कश्मीर के अलगाववादी बोलते हैं। ये वही भाषा है जो खालिस्तानी चाहते हैं। ये वही भाषा है जो पाकिस्तान चाहता है। और ये वही भाषा है जो चीन इस देश में देखना चाहता है। तो संजय राउत क्या चीन के एजेंट बन गए हैं? संजय राउत क्या पाकिस्तान के पिट्ठू बन गए हैं? संजय राउत क्या टिकड़े टिकड़े ग्रोह के हेड बन गए हैं कि वो भी अब देश के टुकड़े देखना चाहते हैं? कैसी धमकी दे रहे हैं? ये देश क्यों बिखर जाएगा? ये देश एक है और अभी तो जो टुकड़े बिखरे हुए हैं, संजय राउत जी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो पीओके, जो अक्साई चीन हमारे टुकड़े बखेर गए थे, उनको भी अभी जोड़ने की कवायद चल रही है। वो अखंड भारत को जो खंडित कर दिया था साजिश करके गद्दार नेताओं के जरिए, ये यहाँ सोते हुए कुछ नेताओं के कारण, वो अखंड भारत फिर से बनेगा। इनके जो बोल हैं, इनकी जो विचार है, ये बहुत ही जहरीले हैं और ये चीन और पाकिस्तान की भाषा है। ये हमारे भारत के उद्योगों के विरोध में बोलते हैं। ये भी चीन की भाषा है। ये चीनी एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जो शिवसेना अब तक कांग्रेस पर निशाना साध रही थी, अब उसने केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने दरअसल अपने मुखपत्र सामना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रिश्ते बिगड़ते रहे तो आने वाले वक्त में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। तो इस तरह का विवादित बयान शिवसेना के नेता संजय राउत ने दिया है और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि संजय राउत जिस तरीके से अब देश तोड़ने तक की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उन्हें क्या भुगतना पड़ता है इस बयान के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये संजय राउत ना, ये इस समय शिवसेना का कांग्रेसीकरण कर चुके हैं। शिवसेना जो देशभक्त पार्टी मानी जाती थी, जो हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती थी, जो महिलाओं का सम्मान करने की बात करती थी, जो हिंदुत्व की रक्षा की बात करती थी, आज वो पूरी की पूरी तरह कांग्रेसियों की भाषा बोल रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस के एक सांसद ने लुधियाना के किसान आंदोलन को लेकर ये धमकी दी केंद्र को कि या तो 1 तारीख तक केंद्र सरकार किसानों की बात मान ले वरना सड़कों पर खून बहेगा। ये धमकी देना, केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करना, और वही भाषा आप देखिए संजय राउत बोल रहे हैं, वो किसानों के ही फेवर में इसी तरह का बात बोल रहे हैं कि या तो किसानों की बात मान ली जाए, और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, राज्यों में दखल कर रही है, तो या तो राज्यों में दखलंदाजी बंद करे वरना तो इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। भाई कैसी भाषा है ये? आतंकवादियों की भाषा है। और आप देखिए गौर से, इसको कहने का तरीका संजय राउत का दूसरा रहा है, लेकिन ये वही भाषा है जो दिल्ली के जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है। ये वही भाषा है जो कश्मीर के अलगाववादी बोलते हैं। ये वही भाषा है जो खालिस्तानी चाहते हैं। ये वही भाषा है जो पाकिस्तान चाहता है। और ये वही भाषा है जो चीन इस देश में देखना चाहता है। तो संजय राउत क्या चीन के एजेंट बन गए हैं? संजय राउत क्या पाकिस्तान के पिट्ठू बन गए हैं? संजय राउत क्या टिकड़े टिकड़े ग्रोह के हेड बन गए हैं कि वो भी अब देश के टुकड़े देखना चाहते हैं? कैसी धमकी दे रहे हैं? ये देश क्यों बिखर जाएगा? ये देश एक है और अभी तो जो टुकड़े बिखरे हुए हैं, संजय राउत जी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो पीओके, जो अक्साई चीन हमारे टुकड़े बखेर गए थे, उनको भी अभी जोड़ने की कवायद चल रही है। आप जिंदा रहेंगे, भगवान ने चाहा तो आप अपनी आंखों से देखोगे कि वो अखंड भारत को जो खंडित कर दिया था साजिश करके गद्दार नेताओं के जरिए, ये यहाँ सोते हुए कुछ नेताओं के कारण, वो अखंड भारत फिर से बनेगा। तो आपके आका अगर चीन हैं, आपके आका अगर पाकिस्तान हैं या खालिस्तानी हैं, तो आप देखिए क्या होने वाला है इस देश में। ये धमकियों से ये मोदी सरकार डरने वाली नहीं है और ना ये देश आपकी धमकियों से चलता है। रही बात राज्यों की और केंद्र की, तो केंद्र सरकार राज्यों में जब मदद देता है हर तरह की, तो फिर दखल क्यों नहीं करेगा?
आप कोई भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि मेट्रो केंद्र की वजह से डिले हो रहा है, भाई आपको क्या दिक्कत थी कि आर्य कॉलोनी में हाई कोर्ट के आदेश के बाद, इतनी पेड़ कटने के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद वो प्रोजेक्ट 80% बन गया और आप अपने एक अहंकार को जिंदा रखने के लिए उसको शिफ्ट कर रहे हो, हजारों करोड़ का नुकसान कर रहे हो, तो डिले तो आप कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो केंद्र पर। तो ये आप जो चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, असल में बीएमसी के चुनाव को देखते हुए मुंबई कर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ये मुंबई कर को तुम ये समझा के ले जाओ कि जी ये जो मेट्रो नहीं बनी ना, ये मोदी जी की वजह से डिले हुई है, ये जो बुलेट ट्रेन नहीं आई ना, ये मोदी जी ने प्रोजेक्ट रोक दिया। नहीं, अब सब समझते हैं। और एक बात बता दूं आपको संजय राउत जी, ये जो चैनल है ना, ये चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, ये मुंबई में बहुत देखा जाता है, सब लोग इसको समझते हैं, सब लोग कमेंट लिखते हैं, पढ़ा करो जरा कमेंट आप भी। सब मुंबई कर समझ गए कि अब आपकी चाल चलने वाली नहीं है, आपका जो कांग्रेसीकरण हुआ है शिवसेना का, अब आप उससे बौखलाए हुए हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कल आप बोल रहे थे कि जो यूपीए है इसकी कमान शरद पवार को दे दो, आपको शरद पवार अच्छे लग रहे हैं। कल आप राहुल गांधी की बुराई कर रहे थे कि राहुल गांधी निकम्मा है, आपने ये शब्द बोला नहीं, इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हैं कि नेतृत्व में क्षमता नहीं है, सोनिया गांधी ने तो ठीक चलाया, अब उसको बदलना चाहिए। तो आप यूपीए बदलने की बात कर रहे हो, आप राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन अब लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये संजय राउत देशद्रोही वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े देश के क्यों चाहते हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा संजय राउत जी आपको भारी पड़ने वाली है। आने वाले दिनों में आपको महाराष्ट्र की जनता और मुंबई करों का फैसला सामना करना पड़ेगा, तो आपको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दरअसल संजय राउत ने जो कहा है कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये बयान आया है, ये इससे पहले जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर टिप्पणी की, कहीं ये इस बारे में तो नहीं किया गया कि आखिर वो अपने दाग धो लेना चाहती है जिस तरीके से उसने कांग्रेस पर टिप्पणी की, क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र में उनकी सहयोगी दल है। ऐसे में कहीं जो शिवसेना है वो अपने दाग धोने के लिए तो केंद्र सरकार पर निशाना नहीं साध रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जैसे ही संजय राउत का ये इनका जो मुखपत्र है उसमें लिखा था इन लोगों ने, तो वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के ही बयान उसमें छपते हैं संपादकीय में, और उन्होंने जो नेतृत्व पर सवाल उठाए थे कांग्रेस पर, और ये कहा था कि शरद पवार को यूपीए की कमान सौंप दो। इसके बाद महाराष्ट्र के कांग्रेसियों में बड़ा बवाल मचा, और वो बवाल इस कदर है कि लोग कह रहे हैं केंद्र नेतृत्व को कि ये समर्थन तुरंत वापस लो, क्योंकि इसने कांग्रेस के नेतृत्व पे सवाल उठाया है। इसका मतलब संजय राउत और शिवसेना को अब शरद पवार अच्छे लगते हैं और उनको सोनिया गांधी अच्छी नहीं लग रही। इनडायरेक्टली सोनिया गांधी पर सवाल उठाया है, तो कांग्रेसियों के अंदर आक्रोश है, और ये सरकार गिराने के लिए कई बड़े लीडरों ने कहा भी है केंद्र को, जो कांग्रेस का नेतृत्व केंद्रीय है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, कि इमीडिएट इसमें वापस लो इनसे समर्थन। तो इनको लगा कि यार सरकार ना गिर जाए तो इसको कैसे मैनेज करो, तो मोदी पे भी सवाल उठा दो। और इसलिए आपने सही कहा, ये केंद्र पे सवाल इसलिए उठाया है, लेकिन इनके जो बोल हैं, इनकी जो विचार है, ये बहुत ही जहरीले हैं, और ये चीन और पाकिस्तान की भाषा है। ये हमारे भारत के उद्योगों के विरोध में बोलते हैं, ये भी चीन की भाषा है, ये चीनी एजेंट की तरह बात कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि दरअसल संजय राउत ने अपने इस मुखपत्र में जो ब्लॉग लिखा है उसमें कई बातें कही हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए, देश की सर्वोच्च अदालत पर भी शिवसेना सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा वो चीनी निवेश जिस तरीके से खत्म किया गया है, जिस चीनी वस्तुओं का एक तरीके से बाइकआउट कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उस पर भी अब शिवसेना सवाल खड़ा कर रही है। ये वही शिवसेना है, ये वही तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो अब तक ये कह रही थी कि दरअसल सरकार चीनी वस्तुओं को बढ़ावा दे रही है, चीन में निवेश कर रहे हैं, तो इस तरीके की बात कह रही थी, और अब जब सरकार ने वो तमाम बातें मान ली हैं तो उस तरीके से की बयानबाजी कर रही है। देखिए, उन्होंने, संजय राउत ने एक बात बोली कि पिछले वित्त वर्ष में अडानी और अंबानी की कई गुना आमदनी बढ़ी है और वहीं लोगों की नौकरियां गई हैं। तो संजय राउत जी, आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमारे देश का उद्योगपति अडानी या अंबानी तरक्की करें तो अच्छा है, अगर उनकी आय बढ़ी है तो कैसे बढ़ी होगी बताओ जरा, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री लगाई होंगी यहाँ, और जब इंडस्ट्री लगाई होंगी तो नौकरी करने विदेशी तो नहीं आए होंगे भारत में, भारत के ही युवकों को उन्होंने नौकरी दी है। अगर अडानी ग्रुप तरक्की कर रहा है, माने उनकी फैक्ट्रियाँ भारत में चल रही हैं, वो विदेशों से चीन के अंदर लगा हुआ अपना उद्योग समेट कर
मोदी सरकार के कहने पे भारत में आ रहे हैं, तो भारत के बच्चों को रोजगार मिल रहा है, तो उनकी तरक्की से आपको दिक्कत क्यों है? दूसरी बात संजय राउत जी, आपको प्रॉब्लम अडानी और अंबानी से तो हो रही है, लेकिन आपने एक भी आवाज अमेजोन के विरुद्ध तो नहीं उठाई कि अमेजोन यहां भारत के बाजार में निवेश कर रहा है और उस निवेश के कारण भारत की बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें, उद्योग धंधे चौपट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सारी ऑनलाइन परचेजिंग पे छाता जा रहा है। तो आप उस पर नहीं बोलते। आप जो है विदेशी निवेश की कारें, हुंडई कार यहाँ बन रही है, MG हेक्टर यहाँ पर गाड़ी आ गई चीन की, उसके बारे में आपसे एक जबान से मुंह नहीं, शब्द नहीं फूटा कि भाई विदेशी कंपनियां क्यों आ रही हैं। यहाँ पर आप देखिए ब्लू डर्ट, DHL और ये फीडेक्स कंपनी है जो कोरियर का काम करती है, इनके खुद के प्लेन हैं और इन्होंने भारत का जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है लगभग ख़त्म कर दिया। भारत की जो कंपनियां चलती थी हमारी इसमें, वो लगभग खत्म कर दी। कोक ने हमारी लगभग 21 कंपनियां जो कोक कोल्ड ड्रिंक बनाती थी उनको हजम कर लिया, कोक और पेप्सी ने। आप इस पर कुछ नहीं बोले क्यों? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीन अगर भारत से कमाई करता है तो कमाए, चीन की कंपनियां अगर भारत में लगें तो लगें, चीन का प्रोडक्ट भारत में बिके तो अच्छा, लेकिन अगर अडानी और अंबानी पैसे कमाएं तो ये बुरा। अरे भैया, कौन सा गणित पढ़ते हो आप? ये मुझे बता दो कि जब जो है विदेशी कंपनी यहाँ आ रही हैं और वो विदेश में निवेश ले जा रही हैं, तो एक तो हमारे भारत का पैसा विदेश जा रहा है, दूसरी तरफ ये जो MG हेक्टर यहाँ बिक रही है वो बनती तो चीन में है, चीन की गाड़ियाँ हैं, चीन का प्रोडक्ट, तो रोजगार तो चीनियों को मिल रहा है, सामान यहाँ बिक रहा है। आपने एक भी शब्द कभी कहा कि चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करो? नहीं, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो। कभी कहते हो चीन को निवेश का बढ़ावा दे रहे हो, कभी आप कह रहे हो चीन को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हो। तो आपको असल में दिक्कत क्या है कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चीन को आप देना चाहते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है चीन से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो गया है, तो चीन की भाषा बोल रहे हो, क्योंकि भारत सरकार ने ये तय किया है कि वो जो बुलेट ट्रेन बननी थी वो हम चीन को नहीं देंगे। पहले दे रहे थे, अब नहीं दे रहे, क्योंकि पहले आप ही ने सवाल उठाया, कांग्रेसियों ने सवाल उठाया, तो मोदी जी ने कहा ठीक है भाई, ये हमारे देश के हित में भी है कि हम इनको नहीं देते, अब जापानियों को देंगे। तब आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चीन वाले आपके आका जी ने कहा होगा कि संजय राउत जी आप भी कुछ बोलो, तो भैया आप उनकी भाषा बोल रहे हो। अब ये देश आपसे जानना चाहता है कि आप स्वदेशी उद्योग धंधों को क्यों बढ़ावा होता देखकर क्यों परेशान हो, अडानी अंबानी से आपको क्या प्रॉब्लम है, और विदेशी जो उद्योगपति हैं उनसे आपको क्यों प्रेम बढ़ गया। ये सवाल मेरा है, आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप विदेशी उद्योग धंधों को इस देश में पनपाना चाहते हो? ये ड्रामेबाजी मत करो यहाँ कि भाई बेरोजगारी तो विदेशी कंपनियों से ज़्यादा होती है, स्वदेशी कंपनी वाला तो देश में कंपनी लगा रहा है और देश के बच्चों को रोजगार दे रहा है। तो अब जिस तरीके से शिवसेना के ये नेता संजय राउत ने जो अपने ब्लॉग में तमाम बातें लिखी हैं, दरअसल वो दिखाती हैं कि किस तरीके से वो देश में देश विरोधी जो ताकतें हैं उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, और इसको लेकर बीजेपी पहले ही पलटवार कर चुकी है कि दरअसल जिस तरीके से संजय राउत ने देश को अब तोड़ने तक की बात कही है, उसने न सिर्फ देश पर सवाल उठाए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं देश के लिए जो जवान शहीद हुए हैं और जो जवान लगातार सीमा पर डटे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, उनका भी अपमान किया है। इस पूरे मामले पर आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।